ऊपर पंच हजारी होता था। पंच हजारी का वेतन 2000 हुन था। सरनोबत घुड़सेना का सबसे बड़ा सेनापति था। घुड़सवार 2 प्रकार के थे, बाईगीर और सिलहदार। बाईगीरों को सरकार घोड़े, हथियार आदि उपलब्ध कराती थी, जबकि सिलहदारों को नहीं। मराठा सेना में पैदल सैनिकों की संख्या 1 लाख से ऊपर थी। नायक के अधीन 9 सैनिक होते थे। 5 नायकों के ऊपर 1 हवलदार और 2 या 3 हवलदारों के ऊपर 1 जमालदार होता था। 1 हजारी के अधीन 10 जमालदार होते थे। 7 हजारियों के ऊपर 1 सप्त हजारी होता था। पैदल सेना का सेनापति भी सरनोबत कहलाता था। कुछ स्रोतों से ज्ञात होता है कि शिवाजी की हस्ती सेना में 1260 हाथी थे और उनके पास 8 तोपें थीं। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कोलाबा में था और उनके पास 200 नावों का बेड़ा था। मराठा सेना अत्यधिक अनुशासित थी। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था और जब सैनिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तब उनके परिवारों को भी कुछ वेतन दिया जाता था। शिवाजी ने सैन्य नियमों को कठोरता से लागू किया। कोई भी सैनिक युद्ध के मैदान में स्त्री, नर्तकी या नौकरानी को नहीं ले जा सकता था। अगर कोई भी सैनिक ऐसा करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। युद्ध से प्राप्त सभी वस्तुएं शाही खजाने में जाती थी। सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे किसी भी स्त्री, बच्चे या धार्मिक व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इससे स्पष्ट है कि शिवाजी की सैन्य सफलता का प्रमुख कारण उनका श्रेष्ठ प्रशासन था। मराठा शक्ति का विस्तार 1760 से 1761, मतलब 1707 से 1761 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से 8 मई 1707 ईस्वी, मतलब 1707 ईस्वी को आज़ाद कर दिया। शाहू को मराठा राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसको स्वतंत्र करने का मुगल बादशाह का उद्देश्य दक्षिण में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना और मराठों में आपसी मतभेद पैदा करके उनकी शक्ति को कम करना था। शाहू के स्वतंत्र होते ही ताराबाई और शाहू के बीच गृह युद्ध छिड़ गया जो 1714 ईस्वी तक चला। जब शाहू स्वतंत्र होकर सतारा पहुंचा तो ताराबाई ने अपने सेनापतियों को उसे समाप्त करने का आदेश दे दिया, लेकिन साधारण जनता और सैनिकों ने शाहू का साथ दिया। सेनापति धनाजी जाधव और दीवान बालाजी विश्वनाथ की मदद से सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर ली। शाहू एवं ताराबाई के बीच 12 अक्टूबर 1707 को खेर का युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई पराजित हुई और जनवरी 1708 ईस्वी में शाहू ने सतारा पर कब्जा कर लिया। अब मराठा देश में 2 समानांतर सरकारें शासन करने लगी। पहली सतारा से शाहू की और दूसरी कोल्हापुर से ताराबाई और या शिवाजी द्वितीय की। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद संभाजी द्वितीय राजाराम और राजसबाई का पुत्र कोल्हापुर के सिंहासन पर आसीन हुआ। इन दोनों के बीच झगड़े होते रहे और शांति 1731 ईस्वी में हुई, वरना वारना की संधि के बाद ही हुई, जिसके तहत संभाजी द्वितीय को दक्षिण मराठा का और शाहू को उत्तरी मराठा का राजा स्वीकार कर लिया गया। मराठों के इस आपसी संघर्ष के दौरान बालाजी विश्वनाथ ने शाहू का साथ दिया। शाहू ने उसे 1708 ईस्वी में अपना सेना कार्टे नियुक्त किया और 1713 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ पेशवा के रूप में वास्तविक शासक हो गए। इसके बाद तो पेशवा का पद आनुवंशिक हो गया और 1761 ईस्वी में मराठों की पताका उत्तर में अटक तक फहराने लगी। अब छत्रपति नाम मात्र का ही शासक रह गया बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता से मराठों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। बालाजी विश्वनाथ का प्रथम प्रमुख कार्य शाहू के परिवारजनों को दिल्ली से मुक्त करना था। बालाजी ने सैयद बंधुओं से संपर्क स्थापित किया और शाहू की मां को स्वतंत्र करा दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मराठे मुगल बादशाह में अपनी आस्था बरकरार रखेंगे। बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन के 6 राज्यों और कर्नाटक एवं तमिलनाडु से चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बदले में मराठों ने मुगलों की सेवा में 15,000 घुड़सवार भेजना स्वीकार किया और दक्कन में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व मराठों का था। इससे बालाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। उन्होंने भोसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ को मिलाकर मराठा संघ की स्थापना की और पेशवा इस संघ का प्रमुख बना। बालाजी ने अपनी राजधानी सतारा के स्थान पर
पूना कर ली और मराठा हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित किए। इतना ही नहीं, अब पेशवा दिल्ली की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करने लगा। बालाजी को वित्त व्यवस्था में निपुण माना जाता था। यद्यपि वह संपूर्ण कार्यकाल के दौरान युद्ध में व्यस्त रहा, लेकिन उसने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूर्णतः सफल प्रयास किया। उसने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदृढ़ एवं सुसंगठित राजस्व विभाग की नींव रखी। बालाजी ने कर निर्धारण की वही नीति अपनाई जो मलिक अंबर ने अपनाई थी। सौराज्य क्षेत्र के बाहर के जो क्षेत्र थे, वहाँ भू राजस्व वसूल करने का कार्य वहाँ के स्थानीय अधिकारियों का था। जैसे गुजरात से सेनापति बराड़ और गोंडवाना से भोसले और मध्य भारत से पेशवा भू राजस्व वसूल करते थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी, बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी, बाजीराव 1740 ईस्वी, माधवराव बल्लाल 1761 ईस्वी, नारायण राव 1772 ईस्वी, रघुनाथ राव 1773 ईस्वी, माधव राव नारायण 1774 ईस्वी, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी, नाना साहेब दत्तक पुत्र बाजीराव। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तब उसका बड़ा पुत्र बाजीराव 20 वर्ष की आयु का था। शाहू ने उसे ही पेशवा नियुक्त किया। उसके काल में मराठा शक्ति अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार की नीति का अनुसरण किया। वह अपने राज्य को अटक से कृष्णा नदी तक फैलाना चाहता था। वह मुगल सम्राट की छीन होती हुई शक्ति से अच्छी तरह परिचित था। उसकी विजय नीति का आधार पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य की स्थिति का लाभ उठाना था। इसी उद्देश्य को सफल बनाने के उद्देश्य से उसने कई बार उत्तर भारत में अपनी सेनाएं भेजी और विजयश्री हासिल की। निजाम उल मुल्क उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। प्रारंभ में निजाम और शाहू दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते रहे। निजाम तो मुगल दरबार में अपने विरोधियों के विरुद्ध मराठों का प्रयोग करता रहा, लेकिन बाद में उसने दक्कन में अपनी स्वतंत्र प्रभुसत्ता स्थापित कर ली और उसने 1719 में मुगलों से बालाजी विश्वनाथ से हुई संधि को भी नहीं माना। निजाम ने पेशवा और शाहू के दुश्मनों से मिलकर षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। बाकी अगले पार्ट में